नमस्कार दोस्तों, पहल और माइलस्टोन में स्वागत है आप लोगों का। आज हम नंद नगरी में आए हैं हरिप्रकाश जी के यहाँ। हरिप्रकाश जी के बारे में बता दूं, ये लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश में। हम आज यहाँ पर ये जानने आए हैं जिस तरीके से लोक जनशक्ति का पार्टी का जो झगड़ा है वो आज की डेट में जग जाहिर हो चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है। उनके क्या क्या कारण हैं उनको जानने के लिए हम आज यहाँ पर नंद नगरी में आए हैं हरिप्रकाश जी के ऑफिस में। तो हरिप्रकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी के चरणों में नमन करता हूं कि पासवान साहब एक हमें अपने जाने के बाद जो उनकी कमी हमें महसूस होती है उसको उनके बेटा चिराग पासवान जी पूरी करने जा रहे हैं और हम चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रश्न है मेरा कि ये जो झगड़ा, जो कि आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से ये पार्टी में जो टूट, उसके पीछे के किन कारणों को आप मानते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में अपनी एक ताकत बनकर उभर रही थी। दलितों के नेता, ओबीसी के नेता और जनरल कास्टों के भी नेता रामविलास पासवान जी थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री चिराग पासवान जी सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन बिहार के अंदर की जो स्थिति बनी वो नीतीश कुमार जी के माध्यम से बनी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा से ही ये सोचा है कि दलितों को और अक़लियतों को इनको हमेशा से अलग थलग समझा है। उसी के मुद्दे को लेते हुए चिराग पासवान जी ने कहा है नीतीश जी से कि आप मान्यवर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो कदम हैं, जो जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब तक बिहार के अंदर और पूरे देश की राजनीति के अंदर उतरे हुए हैं, वो काम करते थे कि दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और ओबीसी के लिए और जनरल कास्टों के लिए भी। जनरल कास्ट में जो गरीब समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ को लेकर के रामविलास पासवान जी हमेशा से आगे आते रहे हैं। और नीतीश जी ने अपने बिहार में दलित, महादलित दो पाड़ एससीओ में ही कर रखी है, ये गलत है। उन्हीं की बात को रखते हुए चिराग पासवान जी बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार सरकार से कि आप या तो समझ जाएं और या मतलब कि हमारे लोगों को दो फाड़ों में ना बांटे। हरिप्रकाश जी, आपने जो जवाब दिया, मेरा जवाब आपसे जानने की जो मेरी इच्छा थी वो ये है कि ये जो झगड़ा हुआ, ये जो पार्टी में टूट हुई, इनके पीछे आप क्या क्या कारण आनते हैं और किन कारणों से और किन की वजह से ये सब हुआ? देखिए, नीतीश कुमार जी एक अपनी पार्टी को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड को लेकर के बार बार चिराग जी पे प्रेशर, दबाव बनाते रहे हैं कि आप मतलब कि जो कैबिनेट में, सेंटर में एनडीए के साथ चिराग पासवान जी बने हुए हैं और बिहार के मुद्दे को लेकर के हमेशा से ही चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के विरुद्ध रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी, जैसे कि एक छोटी सी बात है कि बिहार में शराबबंदी करी नीतीश जी ने। शराबबंदी कहाँ हुई है? शराबबंदी के नाम पे लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। जो 250 रुपये की अद्दा पुआ आता था बोतले, वो आजकल हजार रुपये में ब्लैक हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेते हुए चिराग पासवान जी का और नीतीश जी का अनबन बनी हुई है। और पार्टी में जो टूट का विलय हुआ है, टूट बनी है, तो टूट में नीतीश जी ने घर का भेदी लंका ढाए वो पारस जी ने कर दिखाया है। घर के घर में ही नीतीश कुमार जी ने पारस को और हमारे जो सांसद हैं रामचंद्र पासवान जी के जो बेटे हैं प्रिंस राज जी, उनको और अन्य जो 3 सांसद हैं उनको भी एक गोपनीय तरीके से पारस जी ने अलग ले जाकर के चिराग जी को बिना भनक लगे हुए एक मीटिंग ली और उनको सांसदों को एकजुट किया। एकजुट करके पार्टी के खिलाफ लामबंद हो गए, जो कि चिराग पासवान जी की पीठ में
छुरा घोंपने का काम, घर का बेदी लंका ढाए, जिसको हम कह सकते हैं विभीषण का काम श्री पारस जी ने किया है। हरिप्रकाश जी ने सीधे सीधे तौर पे पारस पासवान और नीतीश कुमार जी को दोषी ठहराया, लेकिन इस पार्टी को टूटने से रोका जा सकता था यदि बीजेपी इसमें पहल करती। जबकि बिहार इलेक्शन में तो सिर्फ हरिप्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि हाँ वो तो हनुमान कहे गए? जब बिहार इलेक्शन हुआ, चिराग जी को हनुमान बुलाया गया था, वो भी मोदी जी के। चिराग जी ने हमेशा से ही बिहार के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी हमेशा से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ पे तारीफ की थी, और आज भी वो तारीफ करते हैं। अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के, जो श्री राम जी का दर्जा नरेंद्र मोदी को चिराग जी ने दिया, और चिराग जी खुद हनुमान जी कहलाए। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को अपने हनुमान की रक्षा करनी चाहिए थी। किसी भी बहकाव में ना आकर के चिराग जी का साथ देना चाहिए था। और पूर्ण बहुमत की सरकार है, नीतीश जी के दबाव में बीजेपी क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी को नहीं आना चाहिए था। एक चंद वोटों के लिए जनता सब समझती है कि देश में बीजेपी ने अपने हनुमान के साथ ये अच्छा नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी को तो पहल करनी चाहिए थी, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को, कि अपने हनुमान को हमेशा से साथ लेकर चलें। सर, ये वो युग तो नहीं कह सकते, लेकिन कि राम जी हनुमान जी का साथ देंगे, लेकिन यदि वो ऐसा करते, क्या आपको नहीं लगता वहाँ सरकार खतरे में आ जाती उनकी? सरकार, देखिए सरकार खतरे में क्यों आ जाती? सरकार जो सेंटर में है, सेंटर में पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया है जनता ने। बात बिहार की यही बातें तो बता रहा हूँ मैं आपको। जब बिहार का मैटर आता है, बिहार में जो अलायंस हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और अन्य कुछ दलों का हुआ है। नीतीश कुमार का ये सरकार जो है अपना एक गठजोड़ संगठन, जो गठजोड़ बना करके बिहार का चुनाव लड़ा इन्होंने, उसमें नीतीश कुमार जी के खिलाफ हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अलग चुनाव लड़ा। अलग चुनाव जो लड़ा है वो भी एक अपने राम के कहने पर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे चिराग जी को अलग चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था, और चिराग जी का ये जीता जागता सबूत है कि चिराग जी ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा में उतारे, वहां पे चिराग पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। तो वैसे क्लियर हो जाता है कि चिराग पासवान जी की और नीतीश कुमार जी की जो है मंशा थी, पासवान साहब की अपने चिराग जी की जो मंशा है वो ये है कि बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट देश के अंदर जो है, उसके बिहार के अंदर जो हो रहा है वो सरकार जो है गलत तरीके से चला रहे हैं, अमानवीय तरीके से सरकार चल रही है बिहार की। बिहार में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जो जनता के प्रति अच्छा किया हो। हरिप्रकाश जी, यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत चिराग जी को गिराने के लिए इस तरीके से किया? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा से ये पहल करनी चाहिए थी कि लोग कुछ भी कहें, मैं अब इसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना कुछ कहे इसका जवाब दे नहीं सकता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलतियां तो हैं, कि वो गलतियां ये रही हैं कि चिराग पासवान जी से बिना सोचे समझे सलाह किए हुए, जब वे एनडीए में हैं, एनडीए के में होने के बावजूद भी उनको मतलब कि कोई भी कदम उठाना चाहिए था तो चिराग पासवान जी से पूछकर उठाना चाहिए था बिहार के मुद्दे को लेकर। हरिप्रकाश जी, आगे चलते हैं। अब जिस तरीके से माहौल बन चुका है तो दो गुट हो चुके हैं, असली किसको माना जाए? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो असली गुट है वो सिर्फ चिराग पासवान जी का है। जनता भी जानती है कि चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, और जिस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी
28 नवंबर 2020 में बनी। उस पार्टी में रजिस्ट्रेशन जब पार्टी का हो रहा था तो हमारी पार्टी के A.K. वाजपेयी जी, श्री A.K. वाजपेयी जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने मेरा पहचान पत्र लेकर के मुझे भी पार्टी का फाउंडर मेंबर बनाया था। और मैं पार्टी जब बनी थी उस समय पार्टी का फाउंडर मेंबर भी हूँ। और जो पार्टी में 75 हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो नेता हैं, उन 75 में से 9 आदमी सिर्फ टूट करके गए हैं। 9 आदमियों को अलग छोड़ दीजिए, 66 आदमियों की सूची मान्यवर श्री चिराग पासवान जी ने चुनाव आयोग में भेज दी है। और ओम बिरला जो हमारी संसदीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास भी ये सूची भेज के ये दिखा दिया है कि असली लोक जनशक्ति पार्टी के हकदार हम हैं। और जो लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान है, संविधान जब पार्टी बनी थी तो हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। संविधान में ये क्लियर है कि अध्यक्ष 2 ही शर्तों पर बदला जा सकता है, या तो वर्तमान अध्यक्ष की डेथ हो गई हो, मृत्यु होने के बाद नया अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, चुना जाएगा। यदि मौजूदा अध्यक्ष इस्तीफा दे दे तब नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ये क्लियर है। जो लोग आज अलग पार्टी बनाकर बैठे हैं, वे भी इस पार्टी में जिस समय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बनाए गए थे, पासवान जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस समय ये जो हमारी पार्टी के 5 सांसद थे ये भी मौजूद थे और अन्य 4 आदमी भी मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसको आगे ले जाने में आपको लगता है कि वो सक्षम हैं? सक्षम हैं। चिराग पासवान जी के साथ जब जनता है, जनता आज चुनाव करा ले, बिहार में करा ले, पूरे देश में करा ले। देश का जो आम वोटर है वो हर चीज को बारीकी से समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि यदि आज चिराग पासवान जी का चुनाव हो जाए तो बिहार में कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी दोबारा से उभरेगी और अपने सांसद चिराग पासवान जी सांसद भी और विधायक भी लाने का काम करेंगे। अच्छा, आगे फिर एक सवाल और लेते हैं। सवाल ये है कि यदि चिराग पासवान जी इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या अभी 2022 में मतलब चुनाव में क्या रुख रहेगा पार्टी का और चिराग जी का? देखिए, आपने बात की है 2022 में दिल्ली राज्य में केंद्र शासित जो प्रदेश है इसमें चुनाव एमसीडी का होगा। और एमसीडी में पिछली बार जो चुनाव हुआ था, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और एमसीडी में, नगर निगम में भी, हर जगह कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी ने बीजेपी की मदद करी थी और बीजेपी की मदद हमेशा से करते आए हैं। पिछली बार मनोज तिवारी जी जब इसके बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उस समय मैं खुद याद है मुझे, चिराग पासवान जी मनोज तिवारी से मिले थे और बातें हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकना है। और चिराग पासवान जी ने अपने नॉमिनेशन कैंडिडेटों को जो है प्रचार में उतारने के बावजूद भी, खर्चा करने के बावजूद भी, सारे उम्मीदवार दावेदारी होने के बाद भी 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान जी ने अपने कैंडिडेट सारे नगर निगम के विड्रॉ करने पड़े ताकि बीजेपी दिल्ली नगर निगम में दोबारा से आ जाए। और वही हुआ दिल्ली नगर निगम में बीजेपी दोबारा से आई। लेकिन हमें ऐसा लगता है यदि चिराग पासवान जी ने ये मन बना लिया है कि बीजेपी हमारा साथ नहीं दे रही है तो हम कहीं ना कहीं दिल्ली में 272 सीटें, 272 की 72 पे लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। हरिप्रकाश जी, रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों के, लोगों की, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। हमेशा एक जुमला भी कहते थे, वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, आपको अगर याद हो तो शायद आप बताएं। तो क्या लगता है चिराग जी उसमें
जिस तरीके से पासवान जी लोगों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते आए, हमेशा अपने से दलितों की बात करते आए, उनको आगे ले जाने की बात करते आए, क्या इस तरीके से चिराग पासवान जी कर पाएंगे? श्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की एक ही आदत थी कि जो भी मंत्रालय उनको मिला, उस मंत्रालय में श्री रामविलास पासवान जी ने हमेशा से ही दलित, ओबीसी और अक़लियतों की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में जैसे कि पासवान साहब पर रेलवे मंत्रालय आया, रेलवे मंत्रालय आने के बाद में पासवान साहब ने दलितों को नौकरी देने का काम किया। स्टील मंत्रालय आया, उसमें भी ओबीसी को, दलितों को नौकरी देने का काम किया। फर्टिलाइजर का आया, उसमें भी यही काम किया। कोल एंड माइंस, कोयला खान मंत्रालय आया, उसमें भी यही काम किया। पासवान साहब स्टील मंत्रालय में और ये अपना कम्युनिकेशन जो संचार मंत्रालय था, संचार मंत्रालय में श्री रामविलास पासवान जी ने वो कर दिखाया जो भारत में किसी भी नेता ने आज तक नहीं किया। पासवान साहब, हमें याद है बड़े बड़े मोटे मोटे फ़ोन हुआ करते थे और 20 रुपये 25 रुपये की एक कॉल हुआ करती थी। आउट गोइंग और इनकमिंग सब के पैसे लगते थे। श्री रामविलास पासवान जी ने जब कम्युनिकेशन मंत्रालय में आए तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम करके जा रहा हूँ कि आज जो हमारे तुम्हारे पास सबके पास जो मोबाइल हैं, फ़ोने हैं, वो सब रामविलास पासवान जी की देन है। उन्होंने कहा तक कि मैं गाजर मूली के भाव मोबाइल को बिका दूंगा और एक रिक्शा चलाने वाले के हाथ में भी मोबाइल होगा। वो सपना आज साकार हो चुका है, आप देख लीजिए। इसी प्रकार चिराग पासवान जी उनके नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहे हैं। यदि मोदी जी और अमित शाह जी इस बार यदि चिराग पासवान जी को मंत्रालय दे देते तो बिहार ही फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा जो पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने दिया है, उसको वो बुलंद करने का काम करते। आज बिहार की जनता से मैं प्रार्थना, आवाम से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आने वाला चुनाव यदि बिहार में होने लगे तो चिराग पासवान जी के हाथ मजबूत करें, चिराग पासवान जी को विधानसभा में जिताने का काम करें और फिर देखना अपने चिराग को बिहार को रोशन करके चिराग पासवान दिखाएंगे। जिस प्रकार पासवान जी ने बिहार को रोशन किया है, उसी प्रकार चिराग पासवान जी करके दिखाएंगे। पुरानी जितनी भी कार्यकर्ता रहे, आपके रहे कहूँगा, या अभी भी कोई कुछ लोग हैं, आप बच्चे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने प्रश्न। ये लोक जनशक्ति पार्टी में जो चिराग जी के साथ हैं, पुराने लोगों में से कितने लोग साथ हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक साहब जी, जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, कमान को संभाले हुए हैं, प्रधान महासचिव हैं, पूरे देश की गतिविधियां वो देखते हैं। जरा सी भी कोताही कोई प्रदेश का अध्यक्ष बरत रहा है तो उसमें तुरंत सवाल जवाब किया जाता है। उनके बाद में जो है अपने A.K. वाजपेयी जी, जो हमारी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी पूरी मुस्तैदी से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर आसिम खान जी हमारे पुराने साथी हैं, जो कि पार्टी जब बनी भी नहीं थी, दलित सेना 1983 में दलित सेना बनी थी, पासवान साहब ने बनाई। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 में 30/12/1989 से मैं रामविलास पासवान जी की जो सरकार वीपी सिंह के टाइम पे बनी थी, उनके पासवान साहब की जो मीटिंगें और मुद्दे जो देश के लिए, जनता के लिए काम पासवान साहब करते थे, उनसे प्रभावित होकर के मैं स्टूडेंट लाइफ से पासवान साहब से जुड़ा और पासवान साहब ने खुद मुझे अपना लेटर के माध्यम से बुलाया। मेरा जो प्रॉपर रेजिडेंस गांव भोरगढ़ नरेला में है और नरेला से मैं स्वतंत्र नगर में भाई है, और मैं अपना एडवोकेट के यहाँ जो मेरा काम है, लीड राइटर दस्तावेज लेखक का नंदनगरी में,
मैं अपना यहाँ ऑफिस है, मेरे 2 ऑफिस हैं और यहाँ इसके माध्यम से मैंने अपना गोपालपुर विधानसभा में मेरा जो है निवास है, मैं यहाँ पे भी है और नरेला में भी मेरे निवास है और रोहिणी में भी मेरा निवास है। मैं मतलब कि पासवान साहब के साथ बहुत टाइम से जुड़ा और 1989 से आज तक। इसी प्रकार हमारे जो है SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी, जो कि मतलब कि मेरे से भी पहले 1988 में जुड़े हुए हैं, तब से अब तक कुछ नेता हमारे जो इधर उधर कई बार पार्टी छोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन मैंने आज तक अपने नेता रामविलास पासवान जी और उनके बेटे चिराग पासवान जी से अलग हटने का काम नहीं किया। और इनके बाद में जो हमारी पार्टी के साबिर खान जी हैं, आसिम खान जी, तो अपने मतलब कि जब से पार्टी बनी है तब से उससे पहले से ही हमारे साथी रहे हैं। इसी प्रकार अपने मतलब कि जो है यामीन चौधरी जी हैं, वो भी अपनी पार्टी के मतलब कि धुरंधर साथी रहे हैं। सभी अपने साथी अपने जी जान से लगे हुए रहते हैं। चलिए सर, तो ये आपने सबके नाम भी गिनवा दिए कि हाँ पार्टी में अभी बहुत जान बाकी है। तो ये थे हमारे साथ हरि प्रकाश जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। इन्होंने हर एक मुद्दे पे हमसे बात की, हर एक मुद्दे पे चर्चा की, जो हमने जानना चाहा उस पर इन्होंने पूरी तरीके से प्रकाश डाला। जिस तरीके से पार्टी में विघटन हुआ और चिराग जी जिस तरीके से, इनके हिसाब से चिराग जी जिस तरीके से जूझ रहे हैं, वो रामविलास पासवान का बेटा ही कर सकता है। इसी तरीके से बीजेपी को, इनके हिसाब से लगता है कि बीजेपी को इसमें चिराग जी का साथ देना चाहिए था, ना कि नीतीश कुमार का दबाव झेलना चाहिए था। वैसे ही इन्होंने पार्टी में अपने कितने कार्यकर्ता, हमने जानना चाहा कि क्या कोई बचा है या नहीं बचा, लेकिन इन्होंने उसका भी जवाब गिनवा के बता दिया। तो पहल और माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, दिल्ली नंदनगर।